यहाँ पर वो 3 तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जितने भी रिलीफ्स आपकी पत्नी ने मांगी थी वो सारी उनको दे दी जाए, उनको ग्रांट कर दी जाए। या आइए आज हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस, यानी कि घरेलू हिंसा का जो केस किया जाता है आप सभी की पत्नियों के द्वारा, उस केस के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। यानी कि आज हम समझते हैं इस वीडियो में विस्तार से कि जब आप घरेलू हिंसा के केस में फंसते हैं तो कोर्ट में आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जब आपकी पत्नियां घरेलू हिंसा का केस दायर किया करती हैं आप पति पर और आपके परिवार के अन्य सदस्यों को जब वो लपेटा करती हैं तो वो सबसे पहले एक कंप्लेंट केस फाइल करेंगी अपने कंसर्न्ड एमएम के समक्ष। एमएम साहब उसको अच्छी तरह से देखेंगे और देखने के बाद DIR की रिपोर्ट के लिए भेज देंगे। DIR का मतलब हो गया डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो DIR के लिए एक डेट दे दी जाती है और यहां पर प्रोटेक्शन ऑफिसर इस कंप्लेनेंट यानी आपकी पत्नी को अपने ऑफिस बुला सकता है, वो उसको कोर्ट में बुला सकता है, या ये प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी सुरक्षा जो अधिकारी है ये उठ करके स्वयं आपकी पत्नी के घर में जांच पड़ताल के लिए जा सकता है। इस DIR की रिपोर्ट कोर्ट में फाइल होने के बाद अगर जज साहब को ये लगता है कि इस केस में कुछ मेरिट है तो वो रिस्पोंडेंट यानी कि आप पति पक्ष को नोटिस भेज दिया करते हैं। और हाँ, अगर जज साहब को इस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा फाइल की जाती है कोर्ट में, उसमें कुछ भी अगर मेरिट नजर नहीं आता है तो ये कंप्लेंट यहीं पर डिसमिस हो जाती है बिना रिस्पोंडेंट यानी आप सभी लोगों को नोटिस भेजे बिना। अब जैसे ही आप पतियों के पास इस डोमेस्टिक वायलेंस जो केस है उसकी नोटिस पहुंचती है तो आपने अब इसमें रिप्लाई यानी कि जवाब दाखिल करना है। ये जवाब आपको जिस दिन आपको कॉपी मिल जाती है उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जवाब दावा दाखिल करना होता है। इसी तरह से जब आप पति का जवाब दावा चला जाता है नियत समय में कोर्ट के अंदर तो आपकी पत्नी को उसका रिजॉइंडर अगर फाइल करना हुआ तो उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल करना होगा। यहां पर जब इतना प्रक्रिया से गुजर जाते हैं तो जज साहब वहां पर ये देखते हैं आप दोनों पक्षों से बातचीत करके कि क्या आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई समझौता हो सकता है। अगर जज साहब को नजर आता है कि इसमें किसी भी तरह के एक समझौते की संभावना हो सकती है तो इस केस को मीडिएशन को रेफर कर दिया जाता है। अब यहां पर मीडिएशन में प्रोसीडिंग्स अलग चला करती हैं और आपका जो मेन केस है उसमें एक लंबी डेट दे दी जाती है ताकि आप अपनी मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप अपने मेन केस में बता सके और उस हिसाब से आपका केस आगे चल सके। मान लेते हैं कि मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में मीडिएटर साहब ने अपना भरसक प्रयास किया और इस केस को सेटल कर दिया। अगर ये केस सेटल हो जाता है तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। आपको एक सेटलमेंट डीड दे दी जाएगी मीडिएशन से। उस सेटलमेंट डीड को आप जाकर के अपने मेन केस में मेन कोर्ट में दिखा सकते हैं और वैसे भी अपने आप भी एक जो कॉपी है वो मेन केस में लग जाया करती है अपने नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू।
आपके पास भी कॉपी है, आप जाकर के एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपको ये महसूस हो कि आपके मेन केस में दिन अभी ज्यादा है, मान लीजिए 3 महीने की या 2 महीने की डेट है और आपका केस सेटल हो चुका है, तो आपको जरूरत नहीं है 2 महीने का इंतजार करने की। आप एक प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन लगाएंगे और वहां पर ये दिखा देंगे दोनों पक्ष जाकर के कि आप दोनों के बीच में समझौता हो चुका है और वो केस आप फिर विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपके केस में मीडिएशन में सेटलमेंट नहीं हुई है बल्कि फेल्योर हुआ है, तो आपका केस जिस स्टेज पर पहुंचा था, रुका था, वहीं से वो आगे चल पड़ेगा। इसके बाद एक अगली स्टेज होगी डिसीजन और इंटरिम मेंटेनेंस। आपकी पत्नी ने जो अंतरिम भुगतान के लिए या अंतरिम अपने गुजारा भत्ता के लिए जो दरखास्त लगाई होगी या इसी तरह की कोई और भी एप्लीकेशन लगी होगी, तो उसके ऊपर एक रिलीफ यहां पर मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपको आर्ग्यूमेंट्स करनी होगी। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि जब आप पति इस केस का जवाब दावा जमा करते हैं तो उस समय पर आपको इनकम एफिडेविट भी जमा करना होगा डिटेल में, जिसमें आप अपने सारे एसेट्स का हवाला देंगे और साथ ही जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सभी के बारे में भी बताएंगे। और इन सभी चीजों को देखते हुए इस इनकम एफिडेविट के मद्देनजर जज साहब इस इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर अपना डिसीजन ये सुनाएंगे। इसके बाद आपका केस आगे बढ़ेगा एक कदम और उसके बाद कंप्लेनेंट एविडेंस होगी, यानी कि आपकी पत्नी की तरफ से जो भी एविडेंसेस आनी हैं वो सारे के सारे अपने विटनेसेस को बुलाएंगी और वहां पर वो उनकी गवाही करवाएंगी। उसके बाद आप पति के वकील साहब उस पत्नी से या इसके अलावा और भी उन्होंने अगर कोई गवाह बुलाए हैं तो उनका सवाल जवाब होगा और उसके बाद फिर मौका मिलेगा आप पतियों को अपनी गवाही प्रस्तुत करने का। यहां पर आपने अपनी या अपने पक्ष में किसी और की भी गवाही करनी है तो उन सभी की आप गवाहियां कराएंगे और जो कंप्लेनेंट यानी आपकी पत्नी के वकील साहब हैं वो उनसे सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद जज साहब एक फाइनल वर्डिक्ट सुना देंगे, फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा वो, या जजमेंट भी आप उसको कह सकते हैं। यहां पर वो 3 तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जितने भी रिलीफ्स आपकी पत्नी ने मांगी थी वो सारी उनको दे दी जाए, उनको ग्रांट कर दी जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि जजमेंट में कुछ रिलीफ्स को यानी कि जो उनकी कुछ मांग थी उनको वो दे दे जज साहब और बाकी सब जो रिलीफ्स है उनको डिनाई कर दे यानी कि मना कर दे। या ऐसा भी हो सकता है कि जब पूरा केस चल जाए और उस चलने के बाद अगर जज साहब को उस पूरी की पूरी कंप्लेंट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आपकी पत्नी कुछ भी चीज को साबित नहीं कर पा रही और आपने हर एक चीज को ठुकरा दिया, मना कर दिया और आप ये साबित कर पाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो यहां यह भी संभव है कि जज साहब अंत में आकर के इस पूरी की पूरी कंप्लेंट को डिसमिस कर दे बिना किसी भी रिलीफ आपकी पत्नी को देते हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जब आपकी पत्नियां केस करती हैं कोर्ट में तो किन किन स्टेजेस से उनको गुजरना पड़ता है। और आपको भी ये समझ आ गया होगा, आप सभी पतियों को, कि आपको किस किस कानूनी प्रक्रिया से कैसे कैसे गुजरना पड़ सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।